नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 20वीं सदी में पैदा हुए उस व्यक्ति की जिनको धार्मिक गुरु और फिलोसफर के तौर पर जाना जाता है। उनको लोग प्यार से आचार्य रजनीश ओशो के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, यह माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में हज़ारों लाखों किताबें पढ़ ली थी और वह किसी भी विषय पर घंटों तक बोल सकते थे। और आज भी आप उनके लेक्चर्स और स्पीचेस यूट्यूब पर, इंटरनेट पर सुन सकते हो। वह रूढ़िवादी सोच पर और धर्म में पैदा हुई गलत नीतियों पर खुलकर बोलते हैं और लोगों को वैज्ञानिक तरीके से सोचने और तर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम उनके जीवन के बारे में डिटेल में जानेंगे और बहुत सी रोचक बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि यह इन्फॉर्मेशन और लोगों तक जाए। ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो किसी सदी में पैदा होते हैं और 20वीं सदी में पैदा हुए उन व्यक्तियों में से एक थे रजनीश ओशो, जिनकी बायोग्राफी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, रजनीश ओशो का बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिला कुचवाड़ा गांव में होता है। दोस्तों, वह बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। जैसा कि हम जानते हैं कि बचपन में भी कुछ ऐसे साइन होते हैं जिनसे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आगे जाकर ये बालक क्या बनेगा। उसी तरह उनके घर वालों को यह अनुमान हो गया था कि इसकी रुचि मोक्ष की प्राप्ति की ओर है और वह किताबों को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते थे, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे। इससे चलते ही 21 साल की उम्र तक उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वह बचपन में अपनी नानी के पास रहते थे, जहां पर उन्हें पढ़ने और अपने आप को जानने का अवसर मिला। उन्होंने हर धर्म के बारे में जाना और हर विषय के बारे में पढ़ा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रजनीश ओशो फिलॉसफी में गोल्ड मेडलिस्ट थे और बाद में वह एक लेक्चरर के तौर पर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उनके पिता अक्सर कहा करते थे कि एक टाइम में हमारे घर में लाइब्रेरी होती थी और आज लाइब्रेरी में हमारा घर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका स्वभाव कैसा था। दोस्तों, वह पढ़ने को बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे और ऐसा कि हमने बताया कि वह हज़ारों लाखों किताबें अपने जीवन में पढ़ चुके थे। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद जब वह कॉलेज में गए, वहाँ भी वह प्रोफेसर के साथ, स्टूडेंट के साथ तर्क वितर्क करते थे और उन लोगों को ओशो के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता था। और बाद में जब वह प्रोफेसर बने तब भी बाकी प्रोफेसर के साथ उनका यही झगड़ा रहता था कि दूसरे प्रोफेसर्स उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते थे और प्रिंसिपल्स उनको ट्रांसफ़र कर देते थे और दूसरे प्रोफेसर्स उन पर राज़ी नहीं थे और उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। थोड़ा समय गुजर जाने के बाद 1966 में ओशो अपने आप ही इस्तीफ़ा दे देते हैं, क्योंकि वह जान लेते हैं कि अब वह सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बने बल्कि वह पूरे समाज को ज्ञान देने के लिए बने हैं। और वह अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वह शहरों में जाते हैं जहां पर वह लोगों को अपने प्रवचन देते हैं और उनको वितर्क करने की प्रेरणा देते हैं। इससे बहुत से लोग उनके शिष्य बन जाते हैं और उनको फॉलो करने लगते हैं। 1974 तक पुणे में एक आश्रम भी तैयार करवा लिया था, जहां को ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके ओपन होते ही भारत में जितने भी राजनीतिक और धार्मिक गुरु थे, उनको ओशो से खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उनसे जुड़ने लगे थे और लोग अभी राजनीतिक और धार्मिक गुरुओं को सवाल करने लगे थे। तो वह उनका जवाब नहीं दे पाते थे, इसलिए उनको यह डर हो गया था कि कहीं ओशो खुद राजनीति में ना आ जाएं और उनकी कुर्सी ना छीन लें। तो इस वजह से उन्होंने वहाँ दखल अंदाजी करनी शुरू की। इस दखल अंदाजी से परेशान होकर ओशो और उनके समर्थक कहीं और जाना चाहते थे और इस तरह 1981 में वह अपने समर्थकों के साथ अमेरिका जाते हैं और जहां पर उनके सहयोग के साथ एक ऑरेगन नाम की जगह पर
एक शहर बसाया जाता है जिसका नाम रजनीशपुरम रखा जाता है दोस्तों, जहाँ पर सभी प्रोफेशंस के लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और टीचर्स वहाँ ओशो के प्रवचन सुनने आते हैं और वह इतना इंस्पायर होते हैं कि वहाँ रहने का मन बनाते हैं। इस तरह वहाँ पर एक सोसाइटी बिल्ड होती है, एक समाज विकसित किया जाता है जहाँ पर सभी सहूलतें लोगों को दी जाती हैं। इससे अमेरिका की सरकार को भी खतरा हो जाता है, क्योंकि वह देखते हैं कि एक व्यक्ति इंडिया से आकर इतने लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है, वो कहीं रिवोल्ट ना कर दें। इसी डर की वजह से उन्होंने उन पर कार्रवाई की। 1985 तक ओशो को डिपोर्ट किया जाता है अमेरिका से, और इससे ही उन पर 21 देशों में बैन लगा दिया जाता है, यानी कि उनकी एंट्री रोक दी जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस टाइम ओशो इतने फेमस हो गए थे कि उनको अमीरों का गुरु कहा जाने लगा था। यूरोपियन कंट्री से लोग उनके पास आते थे और कई कई महीने उनके प्रवचन सुनते थे और मेडिटेशन करते थे। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात कि ओशो के पास 100 से ज़्यादा रोल्स रॉयस कार्स थी जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है, और यह कारें उनको गिफ्ट की गई थी उनके शिष्यों के द्वारा। लोग उनको गिफ्ट करते थे और ओशो चाहते थे कि उनके पास 365 कारें हों ताकि वो हर रोज़ एक नई कार में जा सके। तो इस तरह उनको अमीरों के गुरु का टाइटल भी दिया जाता है, और वह लोगों को वैज्ञानिक तरीके से सोचने और समझने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने अपने आखिरी सालों तक लोगों को प्रेरित किया और उनको एजुकेशन लेने और धर्म के प्रति और राजनीति के प्रति सोचने समझने की शक्ति दी। 1985 में ओशो डिपोर्ट होने के बाद भारत में आते हैं और वह पुणे में अपने प्रवचन शुरू करते हैं, और यहीं पर लोग देशों विदेशों से उनके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, जहां पर वह कुछ टीचिंग्स देते हैं, लेसन्स देते हैं, जिनको बाद में किताबों में पब्लिश किया गया था। दोस्तों, ओशो ने बहुत से प्रवचन दिए और उन्हीं प्रवचनों के बेस पर बहुत सी किताबें बनाई गई हैं जिनकी बहुत सी डिमांड है और वो काफ़ी गिनती में आज भी बिक रही हैं, जिनको पढ़ के लोग अपने आप को समझना शुरू करते हैं। इसी तरह उन्होंने अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने, मेडिटेशन करने के लिए प्रेरित किया। और ओशो के शिष्य मानते हैं कि वह ना कभी पैदा हुए हैं और ना कभी मरे हैं, यानी कि वह अपनी एक यात्रा पूरी करके चले गए हैं। और उनका 19 जनवरी 1990 को देहांत होता है, तब उनकी उम्र 58 ईयर्स होती है। तो इस तरह वह अपना सफ़र पूरा करते हैं। दोस्तों, जय थी रजनीश ओशो की बायोग्राफी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ओशो की लाइफ काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही थी, क्योंकि बहुत से लोग उनके विरोध में थे। जैसा कि हम जानते हैं कि वह कुछ ऐसे टॉपिक चुनते थे जैसे कि संभोग पर खुलकर बात करना। उस समय में कोई भी इस टॉपिक पर खुलकर बात नहीं करता था, और वह धर्म को क्रिटिसाइज़ करते थे और लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करते थे। वह चाहते थे कि हर व्यक्ति को प्रश्न पूछने का अधिकार है और वह किसी भी टॉपिक पर प्रश्न पूछ सकता है। इससे लोग काफ़ी अवेयर भी हो गए थे, और बहुत से धार्मिक गुरुओं और राजनीतिक लोगों को ओशो से समस्या हो गई थी और वह उनका विरोध करने लगे थे। और आज भी बहुत से लोग हैं जो ओशो को उनके प्रवचनों की वजह से क्रिटिसाइज़ करते हैं। यह हर एक व्यक्ति की अपनी समझ होती है कि वह किसी चीज़ को कैसे लेता है। तो कुछ ऐसी थी ओशो की लाइफ, और अगली वीडियो में हम उनकी कुछ टीचिंग्स के बारे में, उनके जो मेन कोर्स हैं और वह लाइफ को क्या समझते थे और एक अच्छी लाइफ कैसे जी जा सकती है, उसके बारे में उनकी क्या राय थी, उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को
लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।